राहुल ने यहाँ तक कि पूरी कहानी डिटेल में राज और विराज को बता दी, लेकिन इसके बाद वो अचानक से चुप हो गया। राज और विराज दोनों हैरानी से राहुल की तरफ देखने देने लगे तो वो बोला, मैं जब राजीव के ऑफिस के पार्किंग में पहुंचा तो आन्या वहां हुकुम सी थी। मेरे बहुत पूछने बाद जाकर उसने मुझे पूरी बात बताई, लेकिन उसकी आंखों से एक कतरा आंसू नहीं बहा और उस वक्त न रोने के आन्या के दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा और वो ऐसा बन गई। राज और विराज अभी भी हैरान थे। तभी विराज ने कहा, आन्या ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये सब देखा। अगर मैं आन्या की जगह होता तो पता नहीं क्या करता। राज और विराज अभी भी हैरान थे। तभी विराज ने कहा, आन्या ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये सब देखा। अगर मैं आन्या की जगह होता तो पता नहीं क्या करता। राज अभी भी शांत था क्योंकि वो अपने अंदर के गुस्से को दबाना चाहता था। राज ने कहा, अगर ये राजीव जिंदा होता तो आज मेरे हाथों ही मरता। राज अभी भी शांत था क्योंकि वो अपने अंदर के गुस्से को दबाना चाहता था। राज ने कहा, अगर ये राजीव जिंदा होता तो आज मेरे हाथों ही मरता। विराज ने खुद को शांत करते हुए कहा, राजीव शायद इससे ज्यादा नहीं गिर सकता था। राहुल ने उसकी बात काटते हुए कहा, राजीव इससे भी ज्यादा गिरा हुआ था। विराज ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि इससे भी ज्यादा गिरा हुआ है? क्या तुम्हें और भी कुछ पता है? राहुल ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो जब आन्या ने राजीव के जेल भेजा था तो उसके अगले दिन में लिली आंटी से मिलने उनके घर गया था। ये कह राहुल उस दिन को याद करने लगता है। डॉट 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 फ्लैशबैक। फ्लैशबैक। राहुल एक छोटे से घर के सामने खड़ा था और दरवाजा खटखटा रहा था। कुछ देर खटखटाने के एक औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत की उम्र लगभग 31-32 होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर थी और उसके पीछे एक बच्चा भी खड़ा था। उस औरत की उम्र लगभग 31-32 होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर थी और उसके पीछे एक बच्चा भी खड़ा था। राहुल ने कहा, हेलो मिस लिली, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? लिली ने अपना सर हाँ में हिला दिया और राहुल को अंदर ले गई। अंदर जाकर राहुल ने कहा, लिली जी, उम्मीद है कि आपको राजीव याद होगा। तो मैं राजीव को जानता हूँ और आपको भी। लिली ये सुन हैरान हो गई और हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और उस राजीव ने मुझे मजबूर किया था। ये कह वो रोने लगी तो राहुल ने ही उसे शांत करवाया और वो सब बता दिया जो आन्या ने उसे बताया था। राहुल ने कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसके बाद क्या हुआ था? रति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जब राजीव ने मुझे किस किया तो वो मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा और ये सब मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं उसे धक्का देने लगी। मेरे धक्का देने से वो गुस्सा हो गया और उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। ये सुन राहुल हैरान नहीं हुआ क्योंकि राजीव ने पहले भी कई बार रति को मारा था, लेकिन रति ने कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। लिली ने अपनी बात जारी रखने हुए कहा, मुझे थप्पड़ मारने के बाद उसने बहुत ही बेदर्दी से मेरे बालों को पकड़ा और मुझे साफे पर लेटा खुद मेरे ऊपर आ गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और आखिर मुझे ही हार मानना पड़ी। राहुल इतना हैरान था कि उससे कुछ बोला ही नहीं गया, लेकिन लिली आज अपना दिल हल्का करना चाहती थी, इसलिए वो फिर बोली, उस दिन के बाद राजीव हर रोज मेरे साथ जबरदस्ती करता था और मुझे मारता था, यहाँ तक कि कई बार उसने अपने क्लाइंट को साथ भी सोने के लिए भी। ये कह वो रोने लगी और राहुल भी उसकी पूरी बात समझ गया। राहुल ने उसे अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, तुम्हें अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो इस नंबर पर फोन कर लें। लिली ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कार्ड ले लिया और राहुल वहां से चला गया। डॉट 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 डॉट। प्रेजेंट टाइम। विराज ने कहा, क्या आन्या इस बारे में जानती है? राहुल ने कहा, मैंने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आन्या इस बारे में राजीव को जेल भेजने से पहले ही जान चुकी थी। राहुल ने फिर राज को देखा जो अपनी आंखें बंद कर किसी सोच में डूबा हुआ था। राहुल ने कहा, राज, मुझे लगता है कि तुम आन्या को फिर से पहले वाली आन्या बना सकते हो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राज ने अपनी आंखें खोली, हैरानी से पूछा, मैं, लेकिन कैसे?
राहुल ने कहा, आन्या को बचपन से ही प्यार नहीं मिला, वो बस बचपन से ये ही अपने परिवार को बाकी खतरों से बताती रही है। अगर तुम उसे प्यार दोगे तो शायद वो तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें बांटने लगे। ये सुनकर राज ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। राज के जाने के बाद राहुल और विराज भी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह राज शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। तैयार होने के बाद राज ने किसी को फोन करके कहा, उन दोनों को मार दो। ये कह उसने कॉल कट कर दिया। इस वक्त राज उस कॉलेज के ट्रस्टी और उसके बेटे को जान से मारने के लिए कह रहा था। राज फोन पे बात करने के बाद वहां से एयरपोर्ट को लिए निकल गया और उसके साथ विराज भी। पूर्ण विराम डॉट 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 डॉट। आन्या का घर मुंबई। वहीं दूसरी तरफ आन्या जल्दी में अपने घर पहुंची और अंदर जाकर किसी को ढूंढने लगी। तभी वहां 34-35 की औरत आई। उस औरत ने कहा, मैं अच्छा हुआ आप आ गई, वो बहुत गुस्से में है। आन्या ने कहा, शाना आंटी वो कहाँ है और ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शाना आंटी जो आन्या के घर की केयर टेकर थी उसने कहा, मैम वो आपको कमरे के बाहर बैठा है। ये सुन आन्या की धार अपने कमरे की तरफ भागी। वहां जाकर उसने देखा कि एक सफेद रंग का कुत्ता वहां बैठा था और उसे देख आन्या ने कहा, किल देखो मैं आ गई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वहां जाकर उसने देखा कि एक सफेद रंग का कुत्ता वहां बैठा था और उसे देख आन्या ने कहा, किल देखो मैं आ गई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। जब किलक ने सर उठाकर आन्या को देखा तो वो उसके ऊपर कूद गया और उसके चेहरे को चाटना लगा। आन्या ने कहा, किलक मैं तुम्हें जाने से पहले बताना भूल गई तो तुमने खाना ही नहीं खाया। ये सुनकर वो किलक अपना सर ऐसे नीचे करके खड़ा हो गया जैसे वो आन्या की सारी बातें समझ रहा हो। आन्या ने उसे देखकर एक आह भरी और किलक को खाना खिला अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर वो किलक अपना सर ऐसे नीचे करके खड़ा हो गया जैसे वो आन्या की सारी बातें समझ रहा हो। आन्या ने उसे देखकर एक आह भरी और किलक को खाना खिला अपने कमरे में चली गई। किला आन्या के लिए बहुत खास था। किला भी आन्या के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था और आन्या के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता था। किला इन 2 सालों में 15 लोगों को मार था। असल में किला बहुत ही खास ब्रीड का कुत्ता था और उसका वजन किसी शेर जितना था। इस ब्रीड के कुत्ते आराम से 40 साल तक जी सकते हैं। आन्या ने किला को स्पेशल ट्रेनिंग दी थी जिस वजह से वो आराम से इंसानों की बात समझ सकता था। किलक अभी सिर्फ 4 साल का था लेकिन अभी वो किसी शेर को हराने की काबिलियत रखता था। आन्या ने किलक को स्पेशल ट्रेनिंग दी थी जिस वजह से वो आराम से इंसानों की बात समझ सकता था। किलक अभी सिर्फ 4 साल का था लेकिन अभी वो किसी शेर को हराने की काबिलियत रखता था। एक हफ्ते बाद 1 हफ्ता बीत गया था लेकिन राज और आन्या की इस बीच एक भी बार बात नहीं हुई थी। आन्या हर 3 महीने में एक केस लड़ती थी इसलिए इस वक्त वो कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वहीं आन्या से ना मिल पाने के कारण राज बहुत गुस्सा रहने लगा था। राज के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी और राज भी वहीं पर था। राज बहुत गुस्से में चेयर पर बैठा था और उसने एक एम्प्लॉय से कहा, ये कोई प्रेजेंटेशन है, इसे अभी तो अबू दोबारा बनाओ और मुझे ये 3 घंटों के अंदर तैयार चाहिए। ये सुनते ही वो बेहोश हो गया और ये देख राज ने कहा, रोनित ये सब क्या है, तुम सब से एक प्रेजेंटेशन भी नहीं बन रही है अब, और अगर ऐसा है तो रिजाइन कर दो। रोनित ने मन ही मन कहा, सर हम कल सुबह से एक ही प्रेजेंटेशन करीब 100 बार बना चुके हैं, जिस बीच आपके गुस्से से डर कर लगभग 5 लोग बेहोश हो चुके हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम काम नहीं कर रहे। इस वक्त वहां पर मौजूद सभी एम्प्लॉय भगवान से दुआ कर रहे थे कि काश कोई आकर उन्हें बचा ले। तभी मीटिंग रूम का गेट खुला और वरुण किसी बंदर की तरह कूदता हुआ अंदर आया। वरुण ने कहा, भाई आप कल से घर नहीं आए, वैसे मैं आपके बताने आया था कि दादी इंडिया आ गई है। राज पहले तो उसे घूरने लगा लेकिन फिर उसकी पूरी बात सुन वो उसे घूरने लगा। राज ने कहा, दादी इंडिया आ रही है, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया और उन्हें लेने कौन गया है। वरुण ने कहा, भाई मुझे भी अभी पता चला लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो यहाँ आ चुकी हैं या आने वाली है। राज ने वरुण को गुस्से से घूरते हुए रोनित से कहा, पता करो कि दादी कहाँ है और वरुण आज से हमारे नए होटल का काम देखेगा। रोनित ने यस सर कहा और वहां से चला गया और वहीं वरुण का चेहरा रोने जैसा हो गया। राज ने कहा, मीटिंग ओवर, यही कह राज भी वहां से चला गया। डॉट 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 डॉट। एक सुनसान इलाके में
वहीं दूसरी तरफ आन्या ने विक्की के कपड़े पहने हुए थे और अपना एक मिशन खत्म कर वापस जा रही थी। आन्या अपनी बाइक को भगा ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र की औरत पर गई जिसे बहुत से लोगों ने घेरा हुआ था। आन्या ये दख वहां गई और बोली, क्या हुआ दादी, कोई परेशानी? तो दादी के बोलने से पहले ही एक काला सा आदमी बोला, अबे ओ दादी के पोते देख, मुझे मेरे बॉस ने इस बुढ़िया को उठाकर लाने को कहा है, इसलिए तू अभी यहाँ से निकल वरना तेरा हाल भी इस बॉडीगार्ड की तरह कर देंगे। ये कहते वक्त वो आदमी कुछ दूरी पर बेहोश पड़े दो बॉडीगार्ड की तरफ इशारा कर रहे थे। ये देख विक्की आन्या मुस्कुराने लगा। विक्की बाइक से उतरा और उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, पहले तो अपना बद सुधार बुढ़िया नहीं दादी, समझा? उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने चेलों से कहा, देख क्या रहे हो मेरे इसे? ये सुनकर वो सभी आदमी आन्या को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो लोग आन्या को मारना तो दूर छू तक नहीं पाए क्योंकि आन्या इतनी तेज थी कि उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही थी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आन्या ने उनमें से ज्यादातर को चलने लायक भी नहीं छोड़ा था। जब उन सब के लीडर ने ये देखा तो उसने अपनी गन निकाल ली। वो गन देख बूढ़ी औरत जो अब तक शांत खड़ी थी वो बोली, बेटा संभल कर, कहीं तुम्हें लग ना जाए, ये लोग खतरनाक हैं। ये कहते वक्त उस औरत ने चेहरे पर डर की जगह विक्की के लिए चिंता दिख रही थी। विक्की ने ये नोटिस नहीं किया और कहा, दादी आपके मत, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। ये कह उसने तेजी से अपनी उस लीडर के हाथ पर एक लात मारी जिससे वो गन उछल कर आन्या के हाथ में आ गई। ये देख वो सब डर गए और बोले, ए लड़के, ये खाने की चीज नहीं है जो इसे वापस। आन्या उस दादी को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बंदूक नहीं निकली और ना ही उस लीडर को गन चलाने दी। विक्की ने अपने हाथ में गन पकड़े कहा, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है तभी तुमसे ली है, और अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यहीं पर यमराज के दर्शन करवा दूंगी। ये सुनकर वो लोग डर गए और वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद आन्या ने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे थी? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम जानकी है और मैं यहाँ से अपने घर जा रही थी तभी मेरी कार खराब हो गई। जब मेरे गार्ड कार चेक करने बाहर निकले तो इन लोगों ने उन्हें गोली मार दी और मुझे घेर लिया। उस औरत की बात सुनकर विक्की ने कहा, दादी तो मैं आपको कहाँ से जाती हूँ जहाँ आपको जाना है? जानकी दादी ने कहा, बेटा मुझे एड्रेस याद नहीं है और मेरा फोन भी उन लोगों ने तोड़ दिया है। विक्की कहा, आपको अपने किसी रिश्तेदार का नंबर याद है? जानकी दादी ने ना में सर हिला दिया तो विक्की ने कहा, मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए, वहीं चे कुछ सोचते हैं। जानकी दादी ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, ऐसा ही करते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आन्या ने कहा, विक्की। और अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। जानकी ने मन ही मन कहा, वैसे तो मैं किसी पर इतनी आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करती, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल इस लड़के पर विश्वास करने कह रहा है। डॉट 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 डॉट। विराज के घर। कुछ ही देर में आन्या ने बाइक को एक बड़े से घर में ले जाकर रोक दिया। पहले बाइक से जानकी दादी उतरी और फिर आन्या। आन्या के उतरते ही वहां विराज आ गया और बोला, प्रिंसेस अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना तुम्हारी भाभी को तो मेरी पसंद की हुई कोई भी चीज पसंद ही नहीं आ रही है। तभी विराज की नजर पीछे खड़ी दादी पर गई जो हैरानी से उन्हें ही देख रही थी। विराज ने कहा, अरे दादी कैसी हैं आप? और आप इंडिया कब आई? दादी ने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ और अभी अभी यहाँ आई हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम विक्की को कैसे जानते हो और इसे प्रिंसेस क्यों बुला रहे हो? विराज ने हंसते हुए कहा, अरे दादी, ये कोई विका नहीं बल्कि मेरी बहन है आन्या, और ये एक लॉयर है जिस वजह से कई बार इसे सबूत इकट्ठा करने के लिए ही कभी कभी लड़कों की तरह कपड़े पहन लेती है। ये सुनकर दादी हैरानी से आन्या को देखने लगी क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आन्या ने लड़कियों वाली आवाज में कहा, दादी भाई सही बोल रहे हैं। आन्या की ये लड़कियों वाली आवाज सुन दादी को यकीन हो गया और फिर आन्या ने कहा, भाई क्या आप इन दादी को जानते हो? ये मुझे रास्ते में मिली थी। ये कह आन्या ने विराज को पूरी बात बताती और फिर विराज ने कहा, हाँ मैंने जानता हूँ, लेकिन ये कौन है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम कपड़े बदल कर आओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साक्षी तुम्हें इस तरह देखे। आन्या हंसी और बोली, भाई अब ये मत कहना कि आपको मुझसे यानी एक लड़की से जलन हो रही है। विराज ने कहा, भला मैं क्यों एक लड़की से जलने लगा? लेकिन ये सच था और ये बात आन्या भी जानती थी, इसलिए उसने कहा, तो मैं भाभी से मिलने जा रही हूँ। ये कह वो बिना राज का जवाब सुने अंदर चली गई। आन्या के जाने के बाद विराज ने पूछा,
दादी आप यहाँ आए हैं ये बात राज को पता है? दादी ने कहा, नहीं मैं उसे चौंकाना चाहती थी लेकिन यहाँ आकर तो मुझे ही घट्टा मिल गया। असल में ये बूढ़ी औरत राज की दादी है जानकी सिंघानिया। जानकी दादी की उम्र ये ही कुछ 60 से 75 होगी लेकिन वो इस उम्र में भी बहुत फिट थी। दादी ने विरज को कुछ कहने से पहले ही बात बदलते हुए कहा, अरे राज बेटा वैसे ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक बहन भी है। विराज ने कहा, अरे दादी ये मेरी मुंह बोली बहन है लेकिन मैं इसे बिल्कुल अपनी सगी बहन ही मानता हूँ। जहाँ तक बात है इसके काम की तो आपने एडवोकेट खुराना का नाम तो सुना ही होगा। दादी ने कहा, हाँ ये वही है ना इंडिया का यंगेस्ट लॉयर जिसने अभी अभी वो गोल्डन हैमर अवार्ड जीता है। तो क्या आन्या उसकी बहन है? विराज ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी भोली भाली दादी आन्या ही एडवोकेट खुराना है। आन्या ऐसी पहली इंडियन है जिसे ये गोल्डन हैमर अवार्ड मिला है और हाँ ये अवार्ड मिलने के बाद वो इंडिया की नंबर 1 लॉयर बनने के साथ ही साथ विदेशों में भी बहुत मशहूर हो गई है। ये सब सुनकर दादी माँ हैरान थी और वो बोली, ये लड़की इतनी छोटी होकर भी कितनी काबिल है। विराज उनकी इस बात पर बस मुस्कुरा दिया। विराज ने कहा, दादी आप कमरे में आराम करिए मैं राज को बता देता हूँ कि आप यहाँ हैं। ये कहकर विराज दादी को आराम करने के लिए एक कमरे में ले गया। डॉट 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 डॉट। घर के अंदर वहीं दूसरी तरफ आन्या के घर में जाते ही उसे एक चीखती हुई आवाज आई, आन्या तुम आ गई आ। साक्षी जो अभी तक खुश थी वो अपने सामने आन्या को लड़कों के कपड़ों में देख चिल्ला उठी। उसे इस तरह चिल्लाते देख आन्या ने कहा, भाभी आप चीख क्यों रहे हो? आपने मुझे इस तरह पहले भी तो देखा है। साक्षी ने कहा, अरे मेरी प्यारी सी आन्या अब अपने सामने इतने हैंडसम इंसान को देख चीखूं नहीं तो क्या करो? आन्या ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी अब मजाक करना बंद करो और चलता अपने लिए रिंग सिलेक्ट करो। साक्षी ने कहा, हाँ चलो। ये कहकर वो दोनों रिंग सिलेक्ट करने लगे। सिर्फ 5 मिनट में साक्षी ने आन्या की मदद से खुद के और विराज के दोनों के लिए रिंग सिलेक्ट कर ली। तभी विराज पीछे से आते हुए बोला, तुम दोनों ने इतनी जल्दी सिलेक्ट कर ली और मैं साथ इन मैडम के साथ पिछले आधे घंटे के लगा हुआ हूँ। साक्षी ने प्यार से आन्या के गाल पर किस करते हुए कहा, अब मेरे विक्की की पसंद है ही इतनी अच्छी। ये सुन आन्या खुश हो गई लेकिन विराज की आंखें ये देख गुस्से से लाल हो गई। ये देख आन्या ने कहा, भाई मैं अपने कपड़े बदल कर आया हूँ। ये कह वो वहां से अपने कमरे में चली गई जो विराज ने उसके लिए तैयार करवाया था। आन्या के जाने के बाद साक्षी ने कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें एक लड़की से जलन हो रही है और वो भी तुम्हारी बहन से। विराज ने गुस्से से कहा, हाँ हो रहा हूँ मैं जेलस। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे अभी के अभी यही किस करोगी। साक्षी ने कहा, अरे यहाँ नहीं कोई देख लेगा। विराज ने कहा, देखता है तो देखो वैसे भी मैं अपनी होने वाली बीवी को साथ हूँ। चलो अब जल्दी से किस करो। साक्षी के पास अब कोई और चारा नहीं था इसलिए उसने हल्के से अपने होठों को विराज के होठों से छू लिया लेकिन विराज ने उसे पीछे नहीं जाने दिया और किस करने लगा। 5 मिनट बाद विराज और साक्षी अब भी किस कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज आई जिसे सुन वो दोनों अलग होकर उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी। वहां पर आन्या खड़ी थी जो एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ उन दोनों को देख रही थी। साक्षी ने ऐसे देख बात बदलने के लिए कहा, आन्या तुम तो इन कपड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। साक्षी झूठ नहीं बोल रही थी क्योंकि इस वक्त आन्या ने लाइट ब्लू टॉप के साथ शॉर्ट्स पहने थे जिसमें वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा थी। जवाब में आन्या ने कहा, थैंक यू भाभी लेकिन मैं आपके उस स्वीट किस से ज्यादा अच्छी तो नहीं लग रही। ये सुन साक्षी के कान लाल हो गए और वो काम का बहाना बना वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आन्या विराज को चिढ़ाने के लिए कुछ कहने ही वाला थी लेकिन उससे पहले ही उन्हें पीछे से एक चहती हुई आवाज आई, विराज भाई मैं आ गया। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वरुण खड़ा था। वरुण को देख विराज ने एक चैन की सांस लेते हुए मन में कहा, अच्छा हुआ ये आ गया वरना आन्या मुझे बहुत परेशान करती। वहीं वरुण ने आन्या को देख खुश होकर कहा, हेलो आन्या दीदी कैसे हो आप? वैसे तो वरुण भाभी कहना चाहता था लेकिन उसे याद था कि किस तरह आन्या ने राज को जमीन पर पटका था इसलिए उसने उसे भाभी नहीं कहा। वरुण ने मन ही मन कहा, मैं जानता हूँ कि भाई ने अभी तक आप भाई की गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं माने हो इसलिए मैं आपको दीदी ही बुलाऊंगा भले ही मैं आपसे पूरे 4 साल बड़ा हूँ। वहीं आन्या के वरुण का दीदी बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ इसलिए उसने कहा, हेलो लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो विराज ने कहा,
अरे आन्या, मैं तो बताना ही भूल गया कि दादी का पूरा नाम जानकी सिंघानिया है और वो राज और वरुण की दादी हैं। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया। इतने में वहां दादी आ गई। दादी आन्या को देख बोली, अरे बेटा ये कौन है? तो विराज बोला, दादी इतनी जल्दी भूल गई, ये आन्या है। ये सुन दादी हैरानी से आन्या को देखने लगी, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आन्या इतनी सुंदर होगी। वहीं वरुण ने कहा, दादी आप आन्या को कैसे जानती हो? इस पर विराज ने वरुण को पूरी बात बता दी, जिसे सुन पहले तो वरुण हैरान हो गया, लेकिन फिर खुश होकर मन ही मन बोला, वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतने अच्छी तरह से लड़ती हैं। अब मैं भाभी को मेरी साइड कर लूंगा, ताकि जब भी भाई गुस्सा हो भाभी मुझे बचा लें और भाई की अच्छे से पिटाई भी लगाएं। ये सोच वरुण की आंखें चमक उठी और वो बोला, अरे दादी, आन्या दीदी ने हमारी इतनी मदद की तो आपकी और दीदी का एक फोटो को लेनी चाहिए। दादी ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ, एक फोटो को होनी ही चाहिए इस प्यारी बच्ची के साथ। आन्या को यो अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो मान गई, क्योंकि वो अपने से बड़े की बात नहीं टालना चाहती थी। वरुण ने आन्या और दादी की एक फोटो ली और फिर उसने दादी और आन्या के साथ खुद भी एक सेल्फी ली। इसके बाद आन्या ने बड़े ही प्यार से दादी की तरफ देखकर हाथ जोड़ कहा, दादी अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। आन्या के जवाब में दादी ने कहा, हाँ बेटा तुम जा सकती हो, लेकिन 2 शर्तों पर। आन्या ने प्यार से पूछा, कैसी शर्तें दादी? दादी ने कहा, पहली ये कि आज के बाद तुम कभी मुझे सामने हाथ नहीं जोड़ोगी, वो क्या है ना कि हमारे यहाँ बेटियों का पैर छूना या हाथ अच्छा नहीं मानते, और दूसरी ये कि तुम्हें घर पर डिनर के लिए आना होगा। आन्या ने कहा, जी जरूर दादी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ये कह वो जमे लगी तो दादी ने वरुण से कहा, अरे तू खड़ा क्या है, जाओ, और जाकर आन्या को बाहर तक छोड़ा। वरुण ने कहा, जी दादी, और ये कह आन्या के साथ जाने लगा और घर से बाहर आकर बोला, वैसे दीदी आप यहाँ कार से आए हैं क्या? जवाब में आन्या ने कहा, नहीं, और जाकर अपनी बाइक पर बैठ गई। उस बाइक को देख वरुण का मुंह खुला गया और वो बोला, दीदी आप बाइक चलाती हो? आन्या ने हाँ कहा और वहां से अपनी बाइक लेकर चली गई, और उसके जाने के बाद वरुण लगभग भागता हुआ अंदर गया घर के अंदर। वहीं दूसरी तरफ विराज, जिसे शुरू से लेकर आखिर तक सबने इग्नोर किया था, जब उसने सुना कि आन्या जा रही है तो वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। कुछ ही देर में वरुण वहां पर भागता हुआ आया और बोला, विराज भाई, क्या आन्या दीदी बाइक भी चलाती हैं? मुझे नहीं पता था, वाओ कितनी कूल है। तभी दादी ने कहा, हाँ कितनी प्यारी बच्ची है, काश ये मेरे घर की बहू बन जाए और उस निकम्मे को मार मार कर सीधा कर दे। जब देखो या तो सब पर गुस्सा करता रहेगा या हुक्म चलाता रहेगा। दादी की बात सुन विराज और वरुण दोनों हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि दादी राज की बात कर रही है। वरुण ने हंसते हुए कहा, तो दादी आप समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? दादी ने पूछा, क्या मतलब कि ख्वाहिश पूरी हो गई? जवाब में वरुण ने दादी को वो सब बता दिया जो उसे रोनित ने बताया था। पूरी बात सुनकर दादी खुश हो गई और हंसते हुए बोली, क्या सच में उसने तेरे भाई को उठाकर जमीन पर पटक दिया? अगर जो तूने बताया वो सच है और राज आन्या से प्यार करता है तो न्यारे घर की बहू सिर्फ आन्या ही बनेगी। विराज ने कहा, जी हाँ दादी, वरुण बिल्कुल सही बोल रहा है। राज आन्या से बहुत प्यार करती है, और इतना ही नहीं बल्कि उसने आज तक आन्या के सामने गुस्सा भी नहीं किया। उसके आसपास रहने पर राज की आंखों में मैंने एक सुकून देखा है। विराज की बातें सुन दादी हैरान और खुश दोनों थी। दादी ने कहा, तो न मैं कल ही विराज और आन्या दोनों को घर बुलाती हूँ। दादी की रात सुन वरुण ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, दादी अभी शादी की इतनी क्या जल्दी है, और वैसे भी भाई ने अभी तक भाभी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने तक के लिए नहीं मनाया है, और शादी तो फिर दूर की बात है। ये सुनकर दादी गुस्सा हो गई और बोली, इस निकम्मे से एक काम नहीं होता। ये कह दादी वहां से चली गई। दादी के जाने के बाद वरुण ने कहा, वैसे भाई आन्या दीदी कौन सा कंपनी की बाइक चलाती हैं? बहुत ही मस्त बाइक है, लेकिन मैंने कभी ऐसी बाइक नहीं देखी। विराज ने कहा, न तो आज तक देखी है और ना ही कभी और देखोगे, क्योंकि ये बाइक खुद आन्या ने डिजाइन करी है, और हाँ सिर्फ ये ही नहीं, आन्या के पास ऐसी बहुत सी बाइक हैं। ये सुन वरुण हैरान रह गया और फिर खुद को शांत कर वहां से चला गया। वहां से जाते हुए वरुण ने मन ही मन कहा, भाभी आप बहुत कूल हो, आपकी और मेरी बहुत जमने वाली है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह डॉट 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 RS कॉर्पोरेशन। कुछ ही देर में वरुण दादी को सिंघानिया मेंशन छोड़कर वापस कंपनी आ गया।
वहां आकर वो सीधा राज के ऑफिस चला गया। अंदर जाकर वरुण ने देखा कि राज अपने काम में डूबा हुआ था। राज ने काम करते हुए ही कहा, दादी को घर छोड़ आए। वरुण ने कहा, हाँ भाई छोड़ आया। वैसे आन्या दीदी ब्लू कलर में कितनी अच्छी लगती है ना। ये सुन राज वरुण को घूरने लगा, जैसे पूछ रहा हो, तुम आन्या से कहाँ मिले। वरुण ने राज की आंखों का सवाल समझते हुए कहा, वो भाई क्या है ना कि जब विराज भाई का फोन आया तब तो आप मीटिंग में थे, इसलिए रोनित ने मुझे दादी को लाने विराज भाई के घर दादी को लेने भेज दिया और वहीं मैं दीदी से भी मिला। वरुण की बात सुन राज के चेहरे के भाव को नहीं बदले, लेकिन उसे मन ही मन विराज के घर ना जाने पर पछतावा हो रहा था। तभी वरुण ने अपने फोन में कुछ देखते हुए फिर कहा, वैसे भाई वो फोटो में भी बहुत सुंदर लगती हैं। ये सुनकर राज खुश हो गया, लेकिन बिना अपने चेहरे के भाव बदले बोला, मुझे भी वो फोटो सेंड करो। वरुण अच्छे से जानता था कि उसका भाई उसकी आन्या दीदी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो बोला, वैसे भाई मैं ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेने की सोच रहा था। राज ने कहा, ठीक है 3 दिन की छुट्टी ले लो। ये सुनकर वरुण खुश हो गया और उसने तुरंत दोनों फोटो राज को सेंड करके वहां से भाग गया। भागता हुए वरुण ने मन ही मन कहा, ओह ये आखिरकार इस जल्लाद ने मुझे पूरे 2 साल बाद छुट्टी दे दी। भाई ने मुझे 2 साल में 2 दिन तो दूर 2 घंटे की भी छुट्टी नहीं दी थी, और आज सिर्फ मेरी आन्या दीदी को कारण मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल गई। ये सोचकर वरुण वहां से 9 तो 11 हो गया, और उसके जाते ही राज ने आन्या की तस्वीर देखी। राज को अंदर ही अंदर अपने भाई और दादी से जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि अब तक आन्या ने उसके साथ एक भी तस्वीर नहीं खिंचाई थी। राज ने आन्या की फोटो देखते हुए कहा, पता नहीं अब मैं तुमसे कब मिलूंगा, और ना मुझे ये पता है कि तुम रहती कहाँ हो। विराज भी इस बार मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। ये सोचकर राज ने एक आह भरी और वापस से आन्या की फोटो को प्यार से निहारने लगा। राज आन्या को ऐसे निहार रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो, और अगर उसने उससे अपनी नजरें हटाई तो वो गायब हो जाएगी। राज आन्या की फोटो को बड़े प्यार से निहार रहा था कि तभी उसे किसी का फोन आया। राज ने फोन काट पे लगाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। फोन की दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने बोलना शुरू किया, और सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद राज ने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, आज रात 3 बजे मिलते हैं। ये कहकर उसने फोन काट दिया, और टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। टाइम देख राज वहां से जाते हुए बोला, 2 दिन शेर शांत हो जाए तो जंगली कुत्तों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आन्या ने घर आकर समय देखा तो 9 बज रहे थे। आन्या समय देख खुद से ही बोली, बस आज 12 एक और मिशन पर जाना है, और इसके बाद मुझे किसी भी मिशन पर पर्सनली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बसा लेब में बैठकर नजर रखनी होगी। ये कह आन्या सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे में जाकर आन्या ने वहीं से अटैच एक लाइब्रेरी खोली और उसके अंदर चली गई। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थीं, और उसके साथ एक सोफा और टेबल भी थी, जिस पर आराम से 3 या 4 लोग बैठ काम कर सकते हैं। आन्या लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसे कोने में गई जो बिल्कुल खाली था। वहां जाकर आन्या ने दीवार पर लगे एक शोपीस पर अपना हाथ रखा। आन्या के ऐसा करते ही वहां पर एक हलचल सी हुई और एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा सामने आ गया। आन्या ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो सीक्रेट जगह एक लैब थी, और वहां कई सारे बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए थे। आन्या जल्दी से अंदर गई, और उसके अंदर जाते ही वो लाइब्रेरी बिल्कुल पहले जैसी हो गई। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वहां से कोई सीक्रेट रास्ता भी जाता है। लैब के अंदर सामने वाली सीट पर बैठ उसमें कुछ काम करने लगी। करीब 2 घंटे बाद उसका काम खत्म हुआ, और वो वहां उस सीक्रेट लैब से बाहर चली गई। लैब से बाहर जा आन्या अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। जब आन्या बाहर आई तो उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे, यहाँ तक कि चेहरा भी ढका हुआ था और सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। आन्या वहां से नीचे गई जहां दक्ष और सारा खड़े थे। आन्या ने कहा, दक्ष, सारा तुम दोनों मेरे साथ चलो। सारा ने कहा, मैम बट पहले आप कुछ खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। आन्या ने सारा को घूरते हुए कहा, अभी टाइम नहीं है, मैं आकर खा लूंगी। ये कह आन्या वहां से चली गई, और उसके पीछे दक्ष और सारा भी जाने लगे। बाहर जाकर जल्दी से दक्ष ने आन्या के लिए कार की बैक सीट का गेट खोला, और आन्या उसमें बैठ गई। दक्ष और सारा भी आगे की सीट पर बैठे गए। आन्या लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रही थी और दक्ष कार चला रहा था। वहीं सारा बार बार आन्या को ही रिव्यू निगाह से देख रही थी। सारा ने मन ही मन कहा, मैम ने कल सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया है। यहाँ तक कि मैम रात भर इस मिशन को कारण सोई भी नहीं। पता नहीं मैम ऐसे कैसे कह लेती हैं बिना कुछ खाए और सोए।
डॉट 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 डॉट। फैक्ट्री के बाहर कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़ी सी फैक्ट्री के आगे रुकी तो आन्या ने कहा, दक्ष तुम मेरे साथ रहो और सारा तुम बाहर से ही नजर रखो। जवाब में उन दोनों ने ये इसमें कहा और आन्या दक्ष के साथ कार से बाहर निकल गई। बाहर जाकर आन्या कुछ और लोगों से मिली जो कि उसकी गैंग के ही 5 शूटर थे। आन्या को देख उन सब ने उसे झुककर आन्या को ग्रीट किया। इस वक्त दक्ष ने भी अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। दक्ष पूरे दिन आन्या के साथ रहता और ज्यादातर लोग उसे आन्या के असिस्टेंट की तरह ही जानते थे, इसलिए दक्ष भी अपने चेहरे को रिवील नहीं करता था। आन्या ने अपना सर हिलाया, फिर अंदर की तरफ जाने लगी और उसके पीछे बाकी सब भी। अंदर जाकर आन्या ने कुछ इशारा किया। आन्या के इशारे को समझ उन 5 में से 3 लोग अलग अलग जगह छिप गए। वहीं उन तीनों के छिपने के बाद आन्या, दक्ष और बाकी 2 लोग अंदर की तरफ जाने लगे। अंदर जाते समय वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी आन्या को कुछ लोग दिखा जो शायद अंदर मौजूद लोगों पर नजर रख रहे थे। आन्या ने सबको रुकने का इशारा किया और अपने पीछे आपके 3 लोगों को आगे जाने का इशारा किया। वो तीनों लोग जो आन्या के इशारे पर पीछे रुक गए थे, वो आगे गए और उन लोगों की नजरों से छुपते हुए अंदर गए और वहां पर उन्होंने देखा कि कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। कुछ लोग मार रहे थे और उनसे जबरदस्ती कांच की चूड़ियां, बांस की टोकरियां और रंगीली में इस्तेमाल होने वाले रंगों के साथ साथ और भी बहुत कुछ बनवा रहे थे। वहां पर सिर्फ 2 लोग थे जो काम करा रहे थे और मार रहे थे, इसलिए आन्या के लोगों ने सबसे पहले उनके सर के बीच में गोली मार दी, इसलिए उनके कुछ समझने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उन आदमियों को मारने के बाद आन्या के लोगों ने जल्दी से वहां बंधे हुए आदमियों को शांत रहने कहा और एक एक कर उनके हाथ और पैर खोल दिए और उन्हें खिड़की से बाहर निकालने लगे। उनके निकलने के बाद आन्या के आदमी भी कूदने वाले थे, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी का हाथ से एक लोहे का डंडा गिर गया, जिससे एक जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुनते आन्या के सभी लोग वहां से तेजी से बाहर निकल गए। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ आन्या, दक्ष और बाकी सब बहुत देर से उन लोगों को काम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते रखवाली कर रहे लोग अंदर जाने लगे, लेकिन उनके अंदर जाने से पहले ही आन्या ने अपने आदमियों को गोली चलाने का ऑर्डर दिया। आन्या का ऑर्डर पा सभी लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। सामने वाले लोग इस हमसे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उन्होंने संभलना में कुछ समय लिया। आन्या के साथ 7 लोग थे, जबकि जहां वो आई थी वहां पर करीब 100 लोग थे और इसके अलावा करीब 150 कैदी जिन्हें आन्या को बचाना था। जब तक सामने वाले संभले तब तक वो 100 में से सिर्फ 30 बचे थे। ये देख उनके लीडर ने कहा, लगता है ये लोग अंदर काम कर रहे लोगों को बचाने आए हैं, लेकिन अब वही लोग हमारी ढाल बनेंगे। जाओ और जाकर सो आओ उन्हें। अंदर जाने का दरवाजा पास में ही था, इसलिए अपने लीडर की बात सुन उनमें से 2 लोग अंदर चले गए। लेकिन जल्दी ही वो आए और बोले, लीडर अंदर कोई भी नहीं है और हमारे दोनों आदमी अंदर थे वो भी मर चुके हैं। ये सुन लीडर हैरान रह गया और उसने इधर उधर देखा तो सिर्फ उनके 5 आदमी बचे हुए थे और सामने से अभी तक फायरिंग हो रही थी। ये देख उनके लीडर ने जोर से कहा, हमला रोक दो, हम सरेंडर करते हैं। ये सुनते ही उस लीडर के आदमियों ने गोली चलाना बंद कर दिया। वहीं जब आन्या ने ये सुना तो उसने भी अपने लोगों को फायरिंग रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्हें इशारे से ही बाहर निकलने से मना कर दिया। इसके बाद आन्या ने 2 लोगों को इशारा किया कि वो उन आदमियों के पीछे जा खड़े हों और उसके आदमियों ने किया भी वैसा ही। इसके बाद आन्या ने दक्ष को कुछ इशारा किया, जिसे समझ दक्ष ने जोर से कहा, ठीक है, हम हमला रोक रहे हैं, लेकिन पहले तुम बाहर आओ। दक्ष की बात सुन वो सभी लोग अपने हाथ ऊपर किए बाहर आ गए।